नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको जानकारी देंगे पशुओं का खुरपका मुहपका से कैसे आप बचाव कर सकते हैं। जी हाँ, यानी फुट एंड माउथ डिजीज़ की अगर बात की जाए, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एक बार फिर से हम बता देते हैं, पशुओं में खुरपका और मुहपका जो रोग होता है, इससे कैसे आप अपने पशु का बचाव कर सकते हैं और साथ ही आपको जानकारी देंगे मुर्गी पालन के बारे में भी। इसके साथ ही अच्छी आमदनी जो है मुर्गी पालन के जरिए आपको मिल सकती है। और अगर आप इन दोनों विषय से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, ये टोल फ्री नंबर फिलहाल आप देख सकते हैं, इन पर हमें आप कॉल करें। और इसके साथ ही हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, इस पर भी अपना मेल आपका जो सवाल है वो करके हमें भेज सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल के ज़रिए भी आपके जो सवाल आते हैं हमारे पास, उनको हम लगातार शामिल करते हैं। साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी। आप सहायक महानिदेशक हैं पशु स्वास्थ्य के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अशोक कुमार। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रजनी अरोड़ा जी। आप सहायक प्रोफेसर हैं राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय में, बीकानेर, राजस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रजनी। और जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे अगर खासतौर से खुरपका मुहपका की अगर बात की जाए, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि इस रोग से कैसे हमारा पशु बच सकता है और कैसे इस रोग को पूरी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अशोक जानना चाहेंगे आपसे, इस दिशा में किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश से जो खुरपका मुहपका रोग है इसको हम पूरी तरीके से खत्म कर सकें। देखिए, खुरपका मुहपका रोग जो है वो एक विषाणु जनित रोग है और ये पशुओं में तेज़ी से फैलता है, जिसकी वजह से काफ़ी हानि होती है। पशु का स्वास्थ्य भी खराब होता है और जो किसान का पैसा भी उसमें बर्बाद होता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो है सोचा है कि इसका उन्मूलन कर दिया जाए, इसको देश से ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके लिए टीकाकरण किया जा रहा है। टीका 2 बार लगता है एक वर्ष में, 6-6 महीने के अंतराल पे। और अगर किसान भाई सही से टीका लगवाएंगे तो उनके पशु इस रोग से मुक्त रहेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, ज़ाहिर तौर पर जो टीका है वो आप लगवा सकते हैं और ये ज़रूरी है कि हमारे जो पशुपालक हैं वो पूरी तरीके से जागरूक रहें। इस बारे में और भी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। पशुपालन में अच्छे परिणाम लेने के लिए पशुओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसीलिए बेहतर सेहत की कुंजी है समय रहते टीकाकरण। हमारे देश में बीमारियों के नियंत्रण के लिए सरकार योजनाएं चला रही है, जिसके तहत पशुओं का मुफ्त टीकाकरण कराया जाता है। दुधारू पशुओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है FMD यानी खुरपका मुंहपका बीमारी। इस रोग के होने पर पशु को तेज बुखार आता है। पशु के जीभ के ऊपर, होठों के अंदर मसूड़ों पर छाले हो जाते हैं। खुरों के बीच छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। कुछ दिन बाद ये छाले फूट जाते हैं, जिससे घाव हो जाते हैं। मुंह में छाले हो जाने की वजह से पशु जुगाली बंद कर देता है। पशु चलना फिरना भी बंद कर देता है। समय पर इलाज के अभाव में पशु की मौत भी हो सकती है। ये रोग विषाणु से फैलता है, यानी ये एक तरह की संक्रामक बीमारी है जिस पर समय रहते नियंत्रण बेहद जरूरी है। इसके लिए छोटे पशुओं को 4 से 5 माह आयु में पहला टीका लगवाएं। टीकाकरण के पहले डीवॉर्मिंग कराएं। रोगी पशु को बाकी पशुओं से अलग बांधें। बाड़े की समय समय पर सफाई करें। रोग से मृत पशु को जमीन में गाड़े, खुला ना छोड़े। टीकाकरण के लिए सरकार की योजना का लाभ ले, जिसमें पशुओं को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं। अभी तक करीब 32 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण कराया जा चुका है, जो पशुपालकों की बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है।
तो जाना आपने किस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं खुरपका मुपका जो रोग है इस पर नकेल कसी जा सके। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर रजनी जी का भी। डॉक्टर रजनी, जानना चाहेंगे आपसे, आज के समय में मुर्गी पालन की अगर बात की जाए तो माना यही जाता है कि कम लागत में इसके ज़रिए ज़्यादा मुनाफा आप ले सकते हैं, और ख़ासतौर से आज के समय में युवाओं की अगर बात की जाए उनका भी रुझान हमें कहीं ना कहीं पोल्ट्री में नज़र आता है। क्या स्थिति आप देखती हैं मुर्गी पालन की देश में? देखिए सर, ये मुर्गी पालन जो है पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला एक व्यवसाय बन चुका है। जो अगर मुर्गियों की बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी से इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। जैसे हम मानते हैं कि अंडा जो प्रोडक्शन है वो जितना हमें चाहिए उसमें 180 अंडा जो है हर पर पर्सन हमें रिक्वायर्ड है पूरे साल के अंदर, लेकिन अभी हम 95 मतलब 95 अंडा ही अवेलेबल हो रहा है। और इसी तरह से मीट में भी काफी संभावनाएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। और ये एक, अगर हम फूड की बात करें कि अगर हम खाने के लिए बात करें तो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, विटामिन का, मिनरल्स का। जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, हेल्थ के लिए लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो इसकी धीरे धीरे डिमांड भी बहुत बढ़ रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर अभी बहुत संभावनाएं हैं इसके आगे बढ़ने की, और इसमें मुनाफा भी मिल सकता है अंडा उत्पादन से भी और मांस उत्पादन से भी। जी बिल्कुल। तो देखिए, ना सिर्फ अच्छा लाभ आपको मिल सकता है बल्कि पोषण के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि आर्थिक लाभ तो है ही, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक सिद्ध हो रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, इस बारे में और विस्तार से हम जानेंगे डॉक्टर रजनी से। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। यूं तो मुर्गी पालन बेहद सरल व्यवसाय है। इसे कम स्थान व कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है, लेकिन हर व्यवसाय की सफलता छोटी छोटी सावधानियों में छुपी होती है। एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान के लिए काफी है। इसीलिए पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने से लेकर उनको बेचने तक काफी ध्यान दे। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणुनाशक दवा से अच्छी तरह धो ले और दीवारों पर भी छिड़काव कर दे। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हो और ऐसी जगह से खरीदे जहां जन्मजात बीमारियां ना हो। साथ ही चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मॉरिक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। सही विकास और अच्छा उत्पादन लेने के लिए मौसम के हिसाब से मुर्गियों के खान-पान और आवास में प्रबंध करें। गर्मी के मौसम में नुकसान ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान अधिक होने से मुर्गियों की मृत्यु दर भी बढ़ने की आशंका रहती है। इसीलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बढ़ते तापमान में देखभाल जरूरी। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए तापमान नियंत्रित करें। पीने के लिए पानी की उपलब्धता बनाए रखें। 26 डिग्री तापमान सबसे अच्छा। सीलिंग फैन के स्थान पर दीवार पंखे लगाएं। आवास में हवा का आवागमन रखें। आवास की छत में सफेदी कराएं। दीवार के पंखे को 5 डिग्री एंगल पर लगाएं। तापमान में बढ़त होने पर फॉगर लगा सकते हैं। इन विधियों से 4 से 5 डिग्री तापमान कम करना संभव। इस तरह कुछ सावधानी अपनाकर मुर्गी पालन को सफल बनाया जा सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से मुर्गी पालन को आप ना सिर्फ सफल व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं बल्कि इसके ज़रिए भी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। आपको बता दें, हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। विपिन जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल थे जी। पहला सवाल सर ये था कि खुरपका मुंहपका ये किस मौसम में ज्यादा फैलता है और किस मौसम में हमें ज्यादा सतर्कता रखनी चाहिए। और दूसरा सवाल सर ये था कि खुरपका मुंहपका के लिए हम टीकाकरण तो करा लेते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें अपने पशुओं के लिए? थैंक यू। चलिए, बिल्कुल, काफ़ी जागरूक दर्शक हमारे। डॉक्टर अशोक, क्या जानकारी देना चाहेंगे, कौन से मौसम में फैलता है और क्या सावधानी बरतें? दीपक जी, ये अभी आज जो मौसम आ रहा है इसमें जो है जब बरसात शुरू होती है या जब पशु पे स्ट्रेस होती है, जैसे जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है कई बार, तब भी फैलता है। और इसमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि एक तो टीका समय के साथ करा लेना चाहिए। जैसे 1 वर्ष में 2 बार टीका कराना है जी, तो अंतर जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वर्ष में 2 बार कराना तो बीच में 9 महीने हो गए और एक बार 3 महीने में करा लिया। बराबर अंतराल में करें।
दूसरा जो है कई बार क्या होता है कि पशु में कीड़े, पेट के कीड़े और वो सब होने का डर रहता है जी। तो उसमें क्या है, पशु का जो रेजिस्टेंस होता है, जो उसमें प्रतिरोधक क्षमता टीके के लगाने के बाद आनी चाहिए, वो कई बार कम आती है। तो टीकाकरण से कुछ दिन पूर्व उसका एक कीड़ों की दवाई उसको पशु को दे दें, तो उससे क्या होगा, मान लिया आज दवाई दी, एक हफ्ते बाद फिर वो किया, टीका किया, तो वो टीके का असर ज़्यादा प्रभावी होगा जी। और उसमें ये भी ध्यान रखें कि ऐसे ना करें कि टीका लगाया उसके बाद कृमियों की दवाई दें, उससे पहले कृमियों की दवाई दें। तो पशु के खान पान का उचित ध्यान रखें, स्वस्थ पशु हो उस समय टीकाकरण कराएं, तो ये इससे जो है उसमें प्रतिरोधक क्षमता आएगी जी। बिल्कुल, तो देखिए कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आ सकती है, और ये बेहद ज़रूरी कि इस तरीके से पूरी सावधानी जो है वो हमारे पशुपालक बरतें। साथ ही यहाँ डॉक्टर रजनी आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि यहाँ पे एक तरीके से प्रशिक्षण जो है उसको लेकर अगर हमारे मुर्गी पालक इसकी शुरुआत करते हैं तो और भी ज़्यादा सफलता उन्हें हासिल हो सकती है। ना सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि इसके साथ साथ और किस तरह की आवश्यकताएँ हैं अगर एक किसान मुर्गी पालन क्षेत्र में आना चाहता है तो? देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो अगर आपको मुर्गी पालन करना है तो ट्रेनिंग आपको बहुत ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर आप अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसमें नुकसान होने के, इसके स्वास्थ्य खराब होने के, अच्छे से उत्पादन नहीं मिलेगा, इससे से और मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो आपको सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग है वो रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज इसके अंदर कि आपको कोई भी अगर मुर्गी पालन करना है तो आपको वो कहाँ पर करना है, उसका शेड कैसे बनाना है, आप उसको अंडे के लिए रखना चाह रहे हैं या मीट उत्पादन के लिए रख रहे हैं, या फिर अगर आप छोटे स्तर पर करते हैं तो अगर आप कुछ मुर्गियों से, देसी मुर्गियों से स्टार्ट करते हैं तो आप बैकयार्ड पोल्ट्री पे भी जा सकते हैं। तो आपको वातावरण के अनुसार ही उसको उसी तरह का उसका शेड बनाना है, उसी तरह से उसका प्रबंधन करना है। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी जो स्कीम भी देती है, लोन भी देती है, जिसके अंदर आपको सब्सिडी मिलती है। उसके लिए आपके पास में जमीन होना जरूरी है कि आप किस जमीन पे बनाना चाहते हैं, या आपकी किराए की जमीन है या खुद की जमीन है। तो इसमें ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर रजनी, ईमेल के जरिए हमारे पास सवाल आया है मनोज सिंह जी का, उत्तराखंड अल्मोड़ा से। मनोज जी जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने मुर्गी पालन की शुरुआत की है, लेकिन जो मुर्गियों का वजन है वो जल्दी से नहीं बढ़ पाता, इसके लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए सर, अगर मुर्गियों को आप मीट पर्पस के लिए पाल रहे हैं तो उसका वजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको वजन के लिए आपको शुरू से ही जब आप उसके चिक्स लाते हैं तो आपको ध्यान रखना है आप किस हैचरी से ला रहे हैं, अच्छी हैचरी से लाएं, वहां से कोई इन्फेक्शन जैसे साल्मोनेलोसिस है, कोई तरह की बीमारी तो नहीं आप ला रहे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन मैरिक्स का हुआ है या नहीं हुआ है, आपको ये सब जानकारी जरूर लेकर ही उसको लेकर आना है। उसके साथ में ही जब आप उसको ब्रूडिंग करते हैं, लेकर आते हैं, उसके बाद में आपको 4 से 6 हफ्ते उसको गर्म वातावरण के अंदर रखना है, जिसे ब्रूडिंग बोलते हैं। उस समय भी आपको बहुत ध्यान रखना है, उससे पहले उसके बाद में आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें बीमारियां फैल जाती हैं। इसी के साथ में आपने शेड कैसा बनाया है, वो मतलब उसमें उसका वातावरण कैसा है, उसका में एनवायरनमेंट में वेंटिलेशन है कि नहीं है, हवादार नहीं है। उसके साथ में आप जो बिछावन ले रहे हैं, लीटर ले रहे हैं, वो किस तरह का है, अगर वो गीला हो गया है, अगर आपने उसको नहीं हटाया है या उसकी बार बार रैकिंग नहीं की है, उसको उलट पुलट नहीं किया है, अगर वो गीला है तो उससे भी उसमें कॉक्सीडियोसिस हो सकता है, अमोनिया प्रोडक्शन हो सकता है, हवादार नहीं होगा, तो इससे भी उसका वजन नहीं आएगा, वो कुछ खाएगा नहीं। और इसी तरह से आपको इसकी जैसे फीड पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 70% जो खर्चा है वो फीड का ही है, उसी से उसका वजन आएगा, उसी से उसका अंडे का उत्पादन होगा। तो आपको फीड उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी एज, मतलब वो अगर वो चिक्स है या वो ग्रोअर स्टेज में है या फिनिशर स्टेज में है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको आपको देना है। यानी आयु के अनुसार जो एक दाना है उसका प्रबंध हमें यहाँ करना होगा। और इसके साथ ही यहाँ डॉक्टर शुक्ल 2 ईमेल हमारे पास आए हैं, इनके जवाब भी आपसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए
पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुओं में किस तरीके से खुरपका मुहपका की समस्या आती है, उससे बचाव आप कर सकते हैं और मुर्गी पालन के जरिए कैसे अच्छी आमदनी आपको मिल सकती है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईमेल के जरिए भी। फिलहाल 2 सवाल हमारे पास आए हुए हैं और दोनों ही लगभग मिलते जुलते हैं। इस बारे में डॉक्टर अशोक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। बबलू जी का सवाल है कि उनकी जो भैंस है वो खड़ी होती है लेकिन शायद उसके पाँव में तकलीफ रहती है और कभी कभी वो गिर भी जाती है, लेकिन उसके बाद उठ नहीं पाती है, चल नहीं पाती, उसको क्या दवाई दें। और जो दूसरा सवाल है वो अंकुर सहाय जी का है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि पशु में लंगड़ा बुखार होने पर कौन सा टीका लगवाना चाहिए और क्या सावधानी बरतें। देखिए, जो पहले वाली समस्या थी जिसमें वो बताते हैं कि पैर जो से खड़े नहीं हो पाते हैं, उसमें तो उसको पैर को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि उसे पशु चिकित्सक से एक बार दिखा लें, क्योंकि ये कोई संक्रामक रोग या ऐसे नहीं लगता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पैर का एक बार खुद भी निरीक्षण कर लें, कहीं पे सूजन तो नहीं है, कभी चोट तो नहीं लगी है, उस तरीके से कौन से वाले पैर में है, कहाँ से जो है वो प्रभावित है, वो थोड़ा निरीक्षण करने पे पता चल पाएगा जी। जहाँ तक लंगड़ा बुखार का वो है, ये जो है इसमें भी दरअसल कई तरीके के बुखार पशुओं में रहते हैं। जैसे खुरपका मुहपका में भी बुखार आता है। लंगड़ा बुखार में जो है 3 दिन बुखार आता है और वो फिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। एक BQ नाम की बीमारी होती है, उसे ब्लैक लेग भी बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें जो मांसपेशियां हैं उसमें वो जो है वहाँ पे सूजन आ जाती है। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। उसमें जो है ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है और वो अंदर मसल्स में जाके रहता है और वो जो है मांसपेशियों में अंदर में ग्रो होता है और वहाँ पे जो है वो उसकी वजह से सूजन भी आ जाती है और आवाज़ भी आती है। तो इस प्रकार से कई अलग अलग रोग हैं जो मिलते जुलते हैं। BQ का टीका हमारे देश में उपलब्ध है। लंगड़ा बुखार के लिए सावधानी रखनी है और संक्रमण रोकना है। जी बिल्कुल। तो ये देखिए प्रमुख सावधानी है जो आपको रखनी होगी। और इसके साथ साथ डॉक्टर रजनी, अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि जब हम मुर्गी पालन की बात करते हैं तो ये काफ़ी प्रमुख है। आप किस तरीके से जो फार्म है उसके बारे में आप पूरा आकार उसका सुनिश्चित करते हैं, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए जब हम एक नया मुर्गी फार्म लगाना चाहते हैं? तो देखिए सर, नया अगर आपको मुर्गी फार्म लगाना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो किस लोकेशन पर लगाना है, कहाँ पर लगाना है, आसपास की जमीन कैसी है। आपको सबसे पहले तो जो भी आपने बिल्डिंग बनानी है, शेड बनाना है, वो आसपास की जमीन से कुछ थोड़ा सा ऊंचा हो, जिससे कि वहां पर पानी ना रुके या पानी का ड्रेनेज या पानी आसानी से वहां से निकल जाए। उसी के साथ आपको वो जो शेड का निर्माण करना है, आजकल तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो आपकी जो आबादी वाले क्षेत्र है उससे कम से कम 1 किलोमीटर तक दूर हो, वहां उसके पास नहीं हो, आपके पास में उसकी NOC हो बनाने के लिए। साथ में ही आपको जो शेड बनाना है उसकी आपको छत थोड़ी ऊंची बनानी है। मतलब अगर आपको वो ढलान वाली छत बनानी है, उस छत के अंदर जो बीच का एरिया है उसको करीब आपको 12 से 14 फुट तक, और जो किनारे पर है साइड के अंदर जो छत है वो करीब 8 से 9 फुट तक हो सकती है। इसके साथ ही आपको उसमें छज्जा निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि छज्जा जो है आपकी वो डायरेक्ट जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है या बरसात का पानी है, वो सीधा शेड के अंदर नहीं आएगा। ये तो है आपकी छत की बात की। और इसके साथ में छत आप कच्ची छत भी बना सकते हैं, बांस भी ले सकते हैं। आजकल अगर थोड़ा सा आप इस पे खर्चे पे जाएंगे तो टीन की छत या सीमेंट की चादर भी लगा सकते हैं इसके लिए जी। और इसके अंदर जो आप फर्श की बात करते हैं, फर्श जैसे अभी मैंने बताया कि आसपास की जमीन से थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे। फर्श आप अगर इसमें कोशिश करें कि पक्का फर्श लें, क्योंकि अगर आप उस पर बिछावन डालते हैं तो जब आप
वो एक जो है वो ग्रुप निकल जाता है, जब आप उसको बेच देते हैं तो उस बिछावन को हटाने के बाद उसको इजीली इसको आसानी से उसको डिसइंफेक्टेंट उसको साफ सफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कच्चा होगा तो उस गीले बिछावन से उस कच्चे के अंदर वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो चले जाएंगे। आप नया बिछावन डालेंगे तो वो कीड़े मकोड़े वापस कच्चे जो फर्श है उससे ऊपर आ जाएंगे। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। चलिए, एक सावधानी जो है वो जरूर बरतनी होगी हमारे मुर्गी पालकों को। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी नमस्कार, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, गर्मी दिन में गाय का दूध उत्पादन में कमी आता है सर, क्या करें? चलिए, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं जो दर्शक हैं पशुपालक। गर्मियों के दिनों में जो दूध उत्पादन है उसमें कुछ कमी आती है, किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं और क्या वजह है इसके पीछे डॉक्टर अशोक? देखिए, गर्मी से बचाव ही उसका जो है वो ही साधन है। हाँ, गर्मियों के दिनों में क्योंकि पशु के ऊपर जो है स्ट्रेस आ जाती है और दूध का उत्पादन गिर सकता है जी। तो एक तो ये ध्यान रखें कि गर्मी से पशु को जरूर बचाएं। जैसे दिन में जब तापमान ज़्यादा होता है, धूप में पशु को ना वो छोड़ें, उसे पानी पिलाएं सही से, और पशु के आवास भी उस तरीके के होने चाहिए कि गर्म हवाएं या उस तरीके से, ये नहीं कि एकदम बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अन्यथा दूसरी समस्याएं शुरू हो जाएंगी जी। या कई बार अगर साधन है तो जैसे पेड़ के नीचे बांध के रखे हैं, अच्छे घने पेड़ के नीचे। गर्मी से बचाना है, पानी जो है उसे भरपूर पिलाएं, और पानी का भी ध्यान रखें कि कई बार जैसे गर्मियों में रखा हुआ पानी ना पिलाएं, गर्म हो जाता है। तो ताज़ा पानी जैसे नल से खींच के या जो भी साधन इनके पास है उस तरीके से उसको पानी पिलाएं, और राशन वगैरह का ध्यान रखें, और हरा चारा ये सब भी अगर ठीक से देंगे तो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा पशु। चलिए बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। और एक चीज मुर्गियों बारे में जानना चाहता हूँ कि जैसे मानव रोग होते हैं जिसके लिए बैक्टीरियल रोग होते हैं, तो ये दोनों हमें इस प्रकार से सावधानी चाहिए। चलिए बिल्कुल, किस तरह की सावधानी जो है वो हमें यहाँ रखनी चाहिए, इस बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे आनंद स्वरूप जी। क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर अशोक? देखिए आनंद स्वरूप जी, जो मुझे समझ आया वो आप जो है अगर खुरपका मुंहपका हो रहा है रोग तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इससे संबंधित आपका प्रश्न मुझे समझ आया। खुरपका मुंहपका ना हो उसके लिए तो टीकाकरण आवश्यक है, मगर यदि किसी कारण से या टीका ना लगवाने की वजह से या कोई फेल्योर की वजह से पशु संक्रमित हो गए हैं तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि उस संक्रमण को हम स्वस्थ पशुओं तक ना जाने दें जी। तो उसमें उस तरीके से ध्यान रखें कि जहाँ पे बीमारी हो गई है वहाँ के मनुष्य भी अगर कहीं दूसरी जगह जाना आना जाना स्वस्थ पशुओं में अवॉइड करें, और अगर जाना भी पड़े तो कपड़े बदल के नहा के और हाथ वगैरह साफ करके तभी जाएं, क्योंकि ये रोग जो है एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलता है। दूसरे जो पशु इससे एफएमडी से ग्रसित हो गया है खुरपका मुंहपका से, उसका जो है पशु चिकित्सक से सलाह करके उसका संपूर्ण इलाज कराएं जी। उसमें जैसे अगर मुंह में छाले आ गए हैं तो उन्हें जो है उसमें जो उनको 1% फिटकरी से धोया जा सकता है के पानी से, या उसमें बोरोग्लिसरीन लगाई जा सकती है। कई बार छाले फूट के जख्म हो जाते हैं मुंह में जी। उसी प्रकार से जैसे खुरों में भी जो है, खुरों में कई बार जो है वो जख्म हो जाते हैं और मक्खियाँ आती हैं और उससे जो है उसमें मैगट्स भी पड़ जाते हैं जी। तो ये ध्यान रखें कि उसे जो है खुरों को सही से साफ करके उसके लिए लाल दवाई का प्रयोग किया जा सकता है, या अगर लाल दवाई भी नहीं है तो 1% फॉर्मेलिन टाइप का, इस तरीके से उसे अच्छे से साफ करके जी। और उस पर फिर ऐसी क्रीम लगाएं जिससे मक्खियाँ ना आए। बिल्कुल। और कीड़े पड़ने का ध्यान रखें। अगर बुखार हो तो पशु चिकित्सक उसे बुखार कम करने की दवाई देगा, और अगर ज़्यादा पशु ग्रसित है खुरपका मुंहपका से तो पशु चिकित्सक उसको उसी प्रकार से एंटीबायोटिक भी देगा। और इसके साथ साथ यानी एक निगरानी जो है वो पशुपालकों को ज़रूर रखनी होगी कि किस तरह की अवस्था उनके पशु की बनी हुई है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से, कैलाश जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कैलाश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
जी सर, जानकारी ये चाहिए कि हमारे यहाँ पे गाय है जी तो उसके शरीर पर गठाने पर भी वो फूट जाती है जी। तो ये कौन सी बीमारी है, क्या उपचार करें सर इसका? शरीर पे कोई खास जगह इस तरह के दाने आपको नजर आ रहे हैं, छाले जैसे? नहीं सर, शरीर पे होता है, बार बार वो है जी। नहीं, किस जगह पे हो रहा है, शरीर में कहाँ पे? मतलब एक तो आजकल जो है आपने LSD का नाम सुना होगा, उसमें तो सारे शरीर पे होते हैं। उसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, अभी हो गई है। अचानक से बीमारी आई थी, शुरू में काफ़ी फैली, मगर अभी जो है भारत सरकार के सहयोग से सरकारों ने काफ़ी नियंत्रण उस बीमारी पे पा लिया है, मगर अभी भी कहीं कहीं बीमारी हो रही है। तो अगर संपूर्ण उसमें जो है दाने होकर नोड्यूल गांठें बन जा रही हैं और बुखार आ रहा है, दूध का उत्पादन गिर जाता है, तो वो तो LSD है जी। मगर यदि जैसा आप अगर ये बताएं कि कहाँ कहीं एक जगह विशेषकर वहाँ पे छाले हो रहे हैं या किस प्रकार के छाले, वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी ज़रूरी कि जो देखिए हमारे पशुपालक हैं, अगर आपको किसी भी रोग की शंका लगती है तो जो आपके निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे भी आप सलाह ज़रूर लें और जल्द से जल्द पशु की जाँच भी कराएँ। साथ ही यहाँ डॉक्टर रजनी जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जब हम मुर्गी पालन की बात करते हैं तो इसके साथ साथ अब जैव सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस बारे में जो मुर्गी पालक हैं या एक नया किसान जो कि करना चाहता है मुर्गी पालन, वो किस तरह के एहतियात रख सकते हैं? देखिए, आजकल जैसे अभी एक बीमारी आई बर्ड फ्लू, उसके बाद में एवियन इन्फ्लुएंजा, उसके बाद में इसका जैव सुरक्षा के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कि जो एक दूसरे से जो बर्ड से बर्ड में कि जो मुर्गी से मुर्गी में भी रोग बहुत जल्दी फैलता है और उसी साथ में वो ह्यूमंस में भी बहुत जल्दी आता है। तो आपको इसका बायोसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले जो भी आप शेड बनाते हैं उसके चारों तरफ का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का कहीं ठहराव नहीं हो। आपको जहाँ उसके अंदर जाने के लिए छोटा सा एक पक्का खड्डा रखें जिसके अंदर की कोई डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन रखें। अगर कोई भी लेबर है अंदर जाती है तो उसका अगर पैर उसमें से डिप होकर जाएगा तो कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह है उसका वो कम उसके पोल्ट्री फार्म में जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक शेड से दूसरा शेड बनाना है तो वो कुछ दूरी पर बनाएं, आप 50 से 100 मीटर की दूरी पर बनाएं, जिससे कि अगर एक शेड में बीमारी फैल रही है तो दूसरे शेड में नहीं जाए। तो इसी तरह से आपको पूरा हवादार है, पूरा खुला, और उसी तरह से उसमें लिटर का ध्यान रखना है कि जो बिछावन है वो गीला ना हो। उसी तरह से अगर कोई लेबर अंदर जाती है तो वो पूरा अपने जो कपड़े हैं उसके डिसइंफेक्टेड हों, वो ग्लव्स वगैरह एप्रन वगैरह पहन कर अंदर जाए, क्योंकि आपके कपड़ों से जूतों से अंदर इन्फेक्शन जा सकता है। इसी के साथ में आपके जो ट्रक वगैरह है, जो चिक्स वगैरह लेकर आ रहे हैं उसे अंदर ना जाने दें, कोशिश करें कि आप उसके अंदर ना जाएं। अगर जाते भी हैं तो उनके जो टायर वगैरह हैं उनसे भी इन्फेक्शन पोल्ट्री फार्म के अंदर जा सकता है। जी, चलिए सावधानी रखनी होगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से इनका सवाल लेते हैं। शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़े हैं अकोला महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर जी मुर्गी है ना, मेरा मुर्गी पालन है जी, तो उसके बाल जा रहे मुर्गी के, क्या समस्या इसमें आ रही है शत्रुघ्न जी? महाराष्ट्र से फिलहाल शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़े हैं और जो उनका सवाल है कि जो मुर्गियां हैं उनके शायद पंख जो हैं वो गिर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है डॉक्टर रजनी, अगर इस तरह के लक्षण कुछ नज़र आ रहे हैं, जो पक्षी हैं उनके पंख अगर गिरने लगते हैं तो? सर इसके अंदर ये है कि एक तो उसके खान पान पर अच्छे से ध्यान दें, उसके अंदर हो सकता है कि कोई विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। इसी के साथ में अगर मुर्गियों में ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आप उसकी डीबिकिंग कराएं, उसकी चोंच हटवाएं, तो उससे भी आपको इसमें राहत मिलेगी। इसी के साथ में कोई एक्टोपैरासाइट इन्फेक्शन भी हो सकता है इसके अंदर, तो आप पानी के अंदर 2 बूंद डिटोल डालकर उसे 2-3 दिन धोएंगे तो वॉश करेंगे तो उससे भी आपको इस समस्या से समाधान होगा, समस्या से निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, और ऐसी स्थिति डॉक्टर अशोक हम खुरपका मुहपका के लिए भी मान सकते हैं कि साफ सफाई का अगर ख्याल रखें तो काफ़ी हद तक रोकथाम इन रोगों से हम कर सकते हैं पशु के लिए। जी मुकुल जी, किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से बचाव के लिए साफ सफाई तो अति आवश्यक है।
जी। कोई भी पशु या जो हमारे पशुपालक हैं सभी को जो है स्वच्छता अति आवश्यक है। और जब विशेषतः जब पशु बीमार हो जाते हैं उस समय तो बहुत ही स्वच्छता बहुत जरूरी है जी। नहीं तो बीमार पशुओं से दूसरे पशुओं में बीमारी फैल जाएगी। तो इसलिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। और हम कई बार जैसे किसान भाइयों के पास बहुत चीज़ें अगर नहीं भी हैं तो हम चूना डाल सकते हैं बीमार पशुओं के इर्द गिर्द जो है या फिनाइल से या इन चीज़ों से सफाई की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग विकल्प आपके पास हैं, किस तरीके से आप साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं जिससे हमारे जो पशु हैं निरोगी रहें, जो दूसरे रोग हैं वो भी उन तक ना पहुंच पाएं। और साथ ही मुर्गी पालन के जरिए भी अच्छा लाभ आप कैसे कमा सकते हैं, सारी जानकारी आपको आगे भी हम देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग से कैसे आप उनकी हिफाजत कर सकते हैं और साथ ही मुर्गी पालन से जुड़ के आप कैसे लाभ ले सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ कपूरथला पंजाब से हरि सिंह जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हरि सिंह जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी डॉक्टर साहब जी, मुर्गी फार्म का जो शेड है ये गाँव और में पिछली बार एक गांठों बीमार आई थी जी। हरि सिंह जी, जहाँ तक आपका सवाल हम समझ पा रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं जो हमारा मुर्गी फार्म है वो रिहायशी क्षेत्र से कितना दूर होना चाहिए जिससे जो बीमारियों का असर है वो रिहायशी इलाकों में ना हो, क्योंकि कई तरह की बीमारियां रहती हैं। इन्फ्लुएंजा का भी डॉक्टर रजनी आप जिक्र कर रही थी, और किस तरह की सावधानी इस दौरान हमें रखनी चाहिए? देखिए, ये अभी जैसे अभी जो आबादी वाला क्षेत्र है उसे कम से कम 1 किलोमीटर तक आपको दूर बनाना है, जो आपका पोल्ट्री फार्म बनाना है। इससे क्या है कि पोल्ट्री से होने वाली बीमारियों से आप जो लोगों को बचा सकते हैं, साथ में ही किसी तरह का आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए। फिर उसके साथ में ही पोल्ट्री फार्म बनाते समय ध्यान रखना है कि आसपास के एरिया आपका जो मेन रोड है उससे कनेक्टेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में जो चिक्स हैं बहुत देर बाद
पहुंच रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्ट में बहुत टाइम लग रहा है उसको वहां तक आने में। उसी की तरह से अगर आपको फीड खत्म हो गया, आपको फीड मंगवाना है, तो इसलिए ये जरूरी भी है कि आपका जो मेन रोड है या जिससे आप अपना जो अंडा या मीट है वो मार्केट तक भी आसानी से पहुंचा सके, उतना भी आपका उससे कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन आबादी वाले क्षेत्र से दूर होना चाहिए। इसी के साथ में जो वहाँ का बहने वाला पानी है या लेटर है, वो आप प्रॉपरली वहाँ पे डिस्पोज कर सकें, ऐसा एरिया आपके पास में होना चाहिए। उसके पोल्ट्री शेड के पास में, पोल्ट्री शेड जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसका छत का, उसका फर्श का, उसका छज्जे का पूरी तरह से इसी तरह से निर्माण करें कि जिससे कि मुर्गियों में किसी तरह का तनाव ना हो, क्योंकि अगर मुर्गियों में तनाव होगा तो उसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा, उसमें बीमारियां होंगी और उसकी मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो इन सब चीजों का आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है मुर्गी पालन के अंदर या शेड बनाने के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए इन बातों का ख्याल जो है हमारे जो पशुपालक हैं, मुर्गी पालक हैं, उनको रखना चाहिए जब भी आप मुर्गी फार्म के बारे में सोचते हैं, मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं। फिलहाल एक और ईमेल हमारे पास आया है हरपाल जी का, उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर अशोक ये जानना चाह रहे हैं कि जो उनके पास गाय है उसके खुर में घाव होने लगे हैं, क्या इसके लिए किया जाए? कुछ दवाई इन्होंने लगाई थी लेकिन उसके बाद भी घाव लगातार बने हुए हैं। देखिए, इसमें ये देखना पड़ेगा कि घाव किस वजह से हो रहे हैं। वैसे अगर सिंपल घाव ये देख लें, कोई ऐसा कारण तो नहीं बन रहा है जिससे वो लगातार घाव हो रहे हैं या खुजली हो रही है वहाँ पे या क्या है। जी, घाव की अच्छे से सफाई रखें, सबसे पहले लाल दवाई से घाव को उसे साफ कर दें और उस पर फिर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और स्वच्छता जरूर रखें, मतलब उसे जो है गीले पानी में ना रहे, वो उस तरीके से गंदी जगह ना रहे, उस तरीके का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने पहले भी खुरपका मुँह पका के उसमें बताया था कि जब खुरों में अगर घाव है तो कई बार मैगट्स पड़ने का बहुत डर रहता है, तो वो ज़रूर ध्यान रखें, मक्खियाँ ना आने दें। आजकल बहुत सारी ऐसी भी क्रीम भी आती हैं, दवाइयाँ, जो जिन्हें लगाने से मक्खियाँ नहीं आती हैं जख्म के पास, तो मक्खियाँ नहीं आएंगी तो फिर वो मैगट्स वगैरह भी पड़ने के चांस कम रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कभी कभी हम देखते हैं डॉक्टर अशोक के जो पशुपालक हैं, एक ही स्थान पर कई सारे पशुओं को रख दिया जाता है। अगर डेयरी फार्म की बात करते हैं, ऐसे में किस तरीके से कितना घातक हो सकता है अगर संक्रमण फैलता है तो? देखिए, जैसे ही अगर कोई भी पशु अगर बीमार, जब हम बहुत सारे पशुओं को एक साथ रखते हैं तो हमें जो है पशुओं को, वैसे पशु बहुत सारे हैं या एक दो, कभी भी उनका प्रॉपर उन पे ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए। और अगर ऐसे लगता है कि कोई भी पशु बीमार है तो उसे तुरंत बाकी बाड़े से अलग कर देना चाहिए। जी, हमें बहुत ज़्यादा पशु ऐसे नहीं है कि इकट्ठे हम बहुत घनत्व के साथ रख दें, वो भी ठीक नहीं रहेगा। उसका जो है उसे स्थान मिलना चाहिए, थोड़ा घूम फिर सके पशु जो है इधर उधर, एक दूसरे से अड़ा ना रहे, उस तरीके से हमें रखना है। स्थान को सूखा रखना है, वहाँ पे जो साफ़ सफाई है वो जैसे गोबर है ये सब हटाते रहना है साथ के साथ, और हवादार और वो होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सब अंदर जो है गैस की घुटन हो रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। चलिए बिल्कुल, फिलहाल हमारे साथ उमेश यादव जी जुड़े हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका उमेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं उमेश यादव गोरखपुर से बोल रहा था जी। और मैं देसी मुर्गी पालन जैसे IRR या ब्लैक एस्टर रॉक, तो वो कितने दिन तक अंडा देंगी और क्या ये देसी मुर्गी पालन अंडे के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर रजनी क्या सलाह आप देना चाहेंगी? देसी मुर्गी पालन ये करना चाहते हैं, उद्देश्य इनका अंडा उत्पादन को लेकर है, कौन सी अच्छी नस्लें और कितना सही? देखिए सर, आप देसी अभी जो है बैकयार्ड जो पोल्ट्री फार्मिंग है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जितना कि हम कमर्शियल की बात करते थे जो सबसे पहले ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था, आज के समय में जो ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसे हम देसी मुर्गी पालन से कर सकते हैं। जो देसी मुर्गियां हैं, जैसे अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी ब्रीड्स हैं, जैसे कड़कनाथ की है या इनके भी क्रॉसेस डेवलप किए हैं। आप देसी मुर्गी पर जा सकते हैं, जैसे कड़क
कड़कनाथ है, असील है या पंजाब ब्राउन है, तो ये सारी ब्रीड का जो अंडा उत्पादन है वो करीब 150 से 180 अंडा है हर साल का। तो आप इसको रख सकते हैं, पाल सकते हैं। पर मैं आपको इसमें ये सलाह दूंगी कि इनकी जो हाइब्रिड डेवलप किए गए हैं, जैसे कैरी श्यामा है जो कड़कनाथ का क्रॉस है, तो ये भी आप रख सकते हैं। इसी के साथ में सोनाली है, वनराजा है, ये दोनों ही पर्पस के लिए रख सकते हैं। आप अंडा उत्पादन के लिए भी रख सकते हैं और उसका मुर्गा आप मीट पर्पस के लिए भी रख सकते हैं जी। तो ये देसी मुर्गी पालन में आपकी कम लागत में आपको ज्यादा मुनाफा हो। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर जी, जैसे आपने बताया कि जब बीमारियों की हम बात करते हैं तो हालांकि बर्ड फ्लू से इतर जो और भी कई ऐसी बीमारियां हैं, फिर चाहे मेरिक्स की हम बात करें, गंभोरों की हम बात की जाए, कैसे इनके से हिफाजत कर सकते हैं और जो टीकाकरण है वो कब कब कराना चाहिए? देखिए सर, ये जो वायरस से रिलेटेड हैं, जो वायरस वाली डिजीज हैं, जैसे आप अभी मैरिक्स की बात करें, रानीखेत की बात करें, इसके अंदर गंभोरों की बात करें, तो इन सब का वैक्सीनेशन ही इसका मतलब उपाय हो सकता है। अदरवाइज अगर ये आ जाती है तो इसमें इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा रहती है जब तक कि अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। तो आप ये ध्यान रखें कि चिक्स जो भी ला रहे हैं, क्योंकि पहले दिन 0 डे पे ही मैरिक्स का इंजेक्शन लग जाता है, वैक्सीनेशन, तो हैचरी जो बहुत सारी अच्छी हैचरीज हैं वो इंजेक्शन लगाकर देती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है या पूछना है, अगर नहीं है तो आपको ये मैरिक्स का इंजेक्शन लगवाना है। उसी के 5वें से 7वें दिन आप रानीखेत का वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। रानीखेत बहुत ज्यादा जिसमें मृत्यु दर होती है और बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में फैली हुई है, तो आपको अगर 5 से 7 दिन के अंदर उसकी आंख में या नाक में एक ड्रॉप डलवाएंगे, उसके हर 8वें हफ्ते पर आपको रानीखेत का इंजेक्शन लगवाना है। इसी के बीच में आपको गंभोरों का भी वैक्सीनेशन करवाना है। पर आप वैक्सीनेशन के समय कुछ एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है, आपके पास जो भी वैक्सीनेशन आएगा वो एक ठंडे उसके अंदर आएगा, कोल्ड चैन जिसके अंदर फॉलो होगी। ऐसा नहीं है आप उसको गर्म रख रहे हैं, जैसे ही आप उसको फ्रीजर से निकालेंगे और आपको उसी समय इंजेक्शन लगाना है। अगर एक फ्लॉक है, एक झुंड है, उसको एक साथ ही वैक्सीनेट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आधा आज किया आधा आपने कल किया है, तो वैक्सीनेशन का जो इम्यूनिटी है वो सेल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और उसी के साथ में जो अगर 2 उसमें बोतल दी हैं तो दोनों को ही मिलाना है आपको। ऐसा नहीं है कि कोई और जगह से ले रहे हैं या कहीं और से पानी मिला रहे हैं, तो आपको उन्हीं को मिलाकर हाथों हाथ लगाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो मुर्गी है वो स्ट्रेस फ्री कंडीशन में हो। अगर गर्मी है तो आपको सुबह और शाम के समय लगाना है, सर्दियां हैं तो थोड़ा सा जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उस समय में आपको वैक्सीनेशन करना है। यानी एक सामान्य अवस्था, अगर कोई एक सामान्य अवस्था जो है वो मुर्गियों की होनी चाहिए, जिससे बेहतर ढंग से जो टीका है वो अपना काम कर भी सके। और यही स्थिति कहीं ना कहीं डॉक्टर अशोक हम मान सकते हैं जो नवजात हैं उनके लिए भी, कि समय से टीकाकरण कराएं और शायद जितना हो सके, अगर आप एक दिन में ही अगर एक क्षेत्र में कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे हैं, उनका टीकाकरण आप कर सकते हैं। जी, पशुओं में एकदम नवजात में नहीं होता है, मुर्गियों में तो 0 डे पे भी, 1st डे पे भी टीकाकरण होता है जी। उसमें क्योंकि इनमें पशुओं में क्या रहता है, वो जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो जो कोलेस्ट्रॉल और दूध जो माँ से पी रहा है बच्चा, उससे भी कुछ प्रतिरोधक क्षमता आती है जी। तो अधिकतर टीके जो हैं वो 3 महीने के बाद ही लगाए जाते हैं सामान्यतः। उनमें अलग अलग समय है, 3 से 6 महीने के बीच में, कोई 4 महीने के बीच में, उस तरीके से टीके लगाए जाते हैं जी। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही समय हो ऐसे जो है जिस बीमारी का टीका लगाना है उसका लगा देना चाहिए। और जो पूर्व में बताया कि जो है कृमिनाशक वगैरह दवाई देने के बाद टीका लगाए, क्योंकि छोटे बच्चों में तो कृमियों की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है जी, तो इसलिए जो है वो देखें। और ये भी ध्यान रखें कि अगर 2 टीके लगा रहे हैं तो उनके बीच में कुछ वैक्सीन ऐसी हैं कि जो कंबाइंड वैक्सीन है वो साथ दी जा सकती हैं, मगर ऐसे नहीं कि एक वैक्सीन का टीका आपने लगाया, पशु थोड़ा सा उससे स्ट्रेस में आएगा और फिर आपने जो है सुबह एक लगाया, शाम को दूसरा लगा दिया, उस तरीके से नहीं, थोड़ा सा अंतर रखें जी। लेकिन अगर हमारा पशु गर्भित है तो कब जो FMD का टीका है वो कौन से महीने तक हम लगा सकते हैं? देखिए, उसमें इस तरीके से है कि जो बिल्कुल एडवांस प्रेगनेंसी में है, क्योंकि टीके से नुकसान होने के अलावा पशु को जब आप टीका लगाते हैं तो उसको हैंडल भी करना होता है जी। और कई बार हैंडल करने से भी नुकसान हो सकता है। पशु उछल कूदता है, वो निडल चुभती है, तो वो जो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज है उसको छोड़ दें। अन्यथा कम, जो अगर प्रेगनेंसी के कुछ ही महीने हुए तो टीकाकरण किया जा सकता है।
जी बिल्कुल। तो देखिए ये भी ज़रूरी कि अगर पशु का गर्भकाल है, शुरुआती अवस्था है, तो उसमें आप टीकाकरण कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अशोक, देखा यही जाता अक्सर पशुपालकों को लगता है अगर टीकाकरण कराया कुछ समस्या हो सकती है या जो दूध उत्पादन है उसमें कमी आ जाएगी। इस तरह की जब धारणाएं आ जाती हैं, भ्रांतियाँ आ जाती हैं, कैसे उनको दूर हम कर सकते हैं? किसान भाइयों को इन सब भ्रांतियों से ऊपर उठना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब टीका लगता है तो हाँ, एक आध दिन के लिए थोड़ा सा पशु जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है, मगर वो कोई परमानेंट प्रभाव नहीं होता है जी। वो एक आध दिन का प्रभाव हो सकता है। जैसे कई बार छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कुछ टीकों में ऐसे होता है कि अगर बुखार ना आए तो पेरेंट्स को लगता है कि जो है अरे टीका काम ही नहीं किया। तो थोड़ा बहुत प्रभाव ये एक टीके से दूसरे टीके में वेरी करता है, वो एक दो दिन के लिए आ सकता है। ये टेम्परेरी अवस्था होती है, इससे किसान भाई ना डरें और ये सोचें कि अगर बीमारी आ जाएगी तो पशु ही नहीं रहेगा और दूसरे पशु में भी बीमारी फैला देगा और किसान भाइयों का नुकसान भी होगा और दूध का और बाकी जो है उत्पादन भी कम होगा। तो टीकाकरण अवश्य कराएं। चलिए, बिल्कुल ये बेहद ज़रूरी कि आप समय से टीकाकरण कराएं। फिलहाल हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमारे समय पर भी, क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मुर्गी पालन और साथ ही पशुओं में एफएमडी यानी खुरपका मुपका जो रोग होता है उससे कैसे आप अपने पशु का बचाव कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर जी, हमारी भैंस जो है 2-3 दिन से बहुत कम खा रही, ना के बराबर खा रही, मुंह से इसका बैठती है और दो बार ढील कर रही, हिसाब से बहुत कम कर रही है। जी जी आप उसमें ये देखिए, एक तो गर्मी देखिए कि गर्मी आज का कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, बागपत के रहने वाले हैं। तो आप गर्मी का एक तो देखिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा उसको ये देखिए कि वो जुगाली वगैरह ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर जुगाली वगैरह ठीक से नहीं कर रही है तो एक बार पशु चिकित्सक से उसका परीक्षण करा लें, तो ज़्यादा समय पे अगर हो जाएगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। ज़्यादा उसमें देर ना करें जी। और बाकी गर्मी से ज़रूर बचें। कई बार गर्मी के दिनों में भी पशु कम खाने लगता है, तो पानी वानी पिलाएं और उसको ठंडे स्थान पे पेड़ के नीचे या छाया में उस तरीके से रखें। और भैंस वगैरह को तो वैसे भी ज़्यादा गर्मी लगती है जी।
बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से इस तरह की अगर आपके सामने लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उसके पीछे वजह हो सकती है, और इसके लिए ज़रूरी यही कि आप अपने स्तर पे कोई भी जो उपचार है इसकी शुरुआत ना करें, पहले जो पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह ज़रूर लें। साथ ही यहाँ डॉक्टर रजनी का और सवाल हमारे पास आया है अभिजीत जी का। वो जानना चाह रहे हैं गंभोरू और इसके साथ ही यानी CRD की जो बीमारी है किस तरीके से यहाँ पे रोकथाम जो है मुर्गी पालक इसकी कर सकते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ की खासतौर से बात की जाए। देखिए सर, ये जो गंभोरो डिजीज की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज है, तो इसके अंदर तो वैक्सीनेशन ही आप इसमें जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन जो कि 14 दिन के अंदर होता है, फिर उसके बाद में उसको फिर उसके 28 से 30 दिन में उसको दोबारा रिपीट किया जाता है। तो ये तो है वैक्सीनेशन। अगर गंभोरो डिजीज है, गंभोरो डिजीज क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है, दूसरी बीमारी आने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है इसके अंदर, तो वैक्सीनेशन ही है। इसी के साथ जैसे आप CRD की बात करते हैं तो ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसके अंदर इसके अंदर वही घर घर आवाज आती है, उसको वो एकदम गर्दन को खींच कर सांस लेता है, तो ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज है। इसके अंदर आप बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक हैं, अगर वो डिजीज आ जाती है तो आपको वो देना है। स्पेशली जो विंटर्स में ये डिजीज आने के चांसेस रहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, इसमें यही है कि आप वहाँ का साफ सफाई का ध्यान रखें, ओवर क्राउडिंग ना होने दें। जैसे एक मुर्गी है उसको 1 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, अगर आप ब्रॉयलर की बात करते हैं तो उतना ही उसको एरिया दीजिए। अगर आप इससे बहुत ज्यादा एक जगह मुर्गी भर लेते हैं तो भी उसमें ये बीमारी आने की चांसेस रहते हैं। वेट लीटर है, अगर गीला है आपका बिछावन, उसका आप ध्यान रखेंगे कि अगर गीला हो गया है तो आप उसको थोड़ा सा वहां से हटा दें और उसमें सूखा बिछावन मिला दें, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 15% तक मॉइस्चर या नमी रहनी चाहिए। इससे ज्यादा होते ही ये बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। और अगर ठंड है तो ठंडक के अंदर उसके टेम्परेचर का, वहाँ के तापमान का ध्यान रखें। धूप के समय में आप उसके पर्दे खोल दें और रात को वो पर्दों से ढक कर रखें, तो ये बीमारी से आप इसको बचाव कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिसइंफेक्टेंट वहाँ पर यूज कीजिए, फिनाइल वगैरह बार बार कुछ अंतराल पर, ताकि वहाँ पर अगर ऐसा कोई कीटाणु आ गया है तो उसकी वहाँ से साफ सफाई हो सके। जी, इस तरह से हम इस चीज़ से। इसके अलावा इसकी जो दवाई है, अगर आप आ जाती है तो एंड्रोसिन करके, इसमें आप एक टाइलोसिन है, तो बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल हैं, वो आप अपने वहाँ के पशु चिकित्सक से मिलकर वो आप उसमें दवाइयाँ, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, एंटीबायोटिक लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए ज़रूरी कि जो टीकाकरण है वो आप ज़रूर करा लें। समय रहते अलग अलग बीमारियां हैं, तभी इनसे ना सिर्फ रोकथाम हो पाएगी बल्कि आप बेहतर ढंग से जो मुर्गी पालन है वो भी कर सकेंगे। और इस बारे में डॉक्टर रजनी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो डॉक्टर रजनी हमें बता रही थी मुर्गी पालन से संबंधित ये सारी जानकारी। और साथ ही यहाँ डॉक्टर अशोक, आपसे भी जानना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं क्योंकि खुरपका मुंहपका एक ऐसी बीमारी है जो कि ना सिर्फ गाय भैंस बल्कि भेड़ बकरियों में भी हम देखते हैं, किस तरीके से यहाँ रोकथाम के लिए साफ सफाई तो ज़रूरी है ही, क्या ये बीमारी जो है दूसरे रोगों के लिए भी एक प्रवेश द्वार हो सकती है? जी, खुरपका मुंहपका में के समय क्या होता है कि पशु जो है बहुत ही स्ट्रेस में आ जाता है जी, और कुछ बीमारियां विशेषतः जैसे गलघोटू है, तो कई बार ऐसे होता है कि पशु को खुरपका मुंहपका बीमारी हुई है और वो गलघोटू की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है जी। तो सामान्य अवस्था में शायद गलघोटू नहीं होता, मगर क्योंकि खुरपका मुंहपका की वजह से पशु प्रेशर में था, दबाव में था, उतना जो है वो प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं थी, तो इस वजह से गलघोटू की वजह से मृत्यु होते देखी गई है। तो उसका भी टीका आता है, तो किसान भाइयों को गलघोटू का भी टीका लगवाना चाहिए जी। कुछ बीमारियां प्रमुख बीमारियां हैं, इनके अगर टीके लगवा लेंगे किसान भाई तो वो उनके भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे एक बीमारी ब्रूसेलोसिस है, ब्रूसेलोसिस का अगर पशु ग्रसित है ब्रूसेलोसिस से तो ब्रूसेलोसिस मनुष्यों में भी आ सकती है जी, जो कि काफ़ी स्वास्थ्य को जो हानि पहुंचा सकती है। तो इसलिए ब्रूसेलोसिस का टीकाकरण भी भारत सरकार की तरफ से आजकल जो है लगवाया जा रहा है, मुफ्त में लगता है। खाली आपको अपने पास के पशु चिकित्सक से बात करके वो टीका लगवा लें और खुरपका और गलघोटू का टीका तो अवश्य लगवाएं। जी बिल्कुल, ये देखिए बेहद ज़रूरी, यानी एक खासतौर से मूल मंत्र इसको हम मान सकते हैं कि टीकाकरण आप करा लें, और उसमें भी अगर FMD का टीका है तो उस पर लापरवाही बिल्कुल ना करें। डॉक्टर अशोक? नहीं, किसी भी टीकाकरण में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अगर किसान भाई सही समय पर टीका लगवा लेंगे तो जो भारत सरकार का मंतव्य है इन बीमारियों से, क्योंकि इन बीमारियों से वैसे भी मुकुल जी बड़ा नुकसान होता है। जैसे हमारे देश के जो
जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, पशु उत्पाद, वो कई सारे देशों में इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ पे खुरपका मुंहपका है, वहाँ पे नहीं है, तो वो हमारे उसको उत्पादों को रोक देते हैं। तो जो हमारा एक्सपोर्ट होने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर एक्सपोर्ट होगा तो किसान भाइयों को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। बिल्कुल। तो अगर इन रोगों का उन्मूलन जड़ से हो जाए तो पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मनुष्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जो उत्पाद आ रहा है वो स्वस्थ उत्पाद आएगा, तो फूड सेफ्टी के उससे हिसाब से भी अच्छा है जी। तो यानी देखिए, अगर हम जब देखते हैं जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनमें गुणवत्ता की बात की जाए, पौष्टिकता की बात की जाए, सब भरपूर मात्रा में रह सकती है अगर हम सिर्फ टीकाकरण का ख्याल रखें और अपने पशु को इन रोगों से बचा सकें, और उसमें भी खुरपका मुंहपका यानी FMD जो है उससे अगर उनका बचाव कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक लाभ हमें मिल सकता है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर अशोक कुमार जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने कैसे हमारे जो पशु हैं वो खुरपका मुंहपका रोग से बच सकते हैं, इसके ज़रिए सावधानी अपनानी ज़रूरी है और साफ़ सफाई का भी आप ख्याल रखें। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। कल बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की और आपको बताएंगे मक्का फसल की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे अलग अलग माध्यम हैं सोशल मीडिया की, उनके ज़रिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, यहाँ भी अपने सवाल आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और एक और विकल्प आपके पास है, आप DD किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं, इस पर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन खुली हुई है, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं DD किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ हेलो किसान के माध्यम से ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।